हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं माय चैनल accountingyan.com पे। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही करीब है लोगों के दिलों के, जो कि रिलेट करता है लोगों की पॉकेट से, लोगों की इनकम से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के बारे में कि कैसे हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करें घर बैठे बैठे बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प के। उसके लिए मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट भी शेयर करूंगा ताकि आप खुद घर बैठे बैठे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकें और कितना आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही है आप ये जान सकें। ये एक्सेल शीट मेनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है और इस एक्सेल शीट से वो अपने टैक्स कैलकुलेशंस को ओल्ड रेगिम एज वेल एज न्यू रेगिम के हिसाब से निकाल सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आपको अपनी इनकम की डिटेल इस शीट में डालनी है और अपना टैक्स कैलकुलेशन देखना है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है, जिसके लिए आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा। और साथ ही ये फॉर्म जो है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन की तरह भी काम करता है फॉर द एम्प्लॉयज़ हु इज़ वर्किंग इन द कंपनी। जो भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या उनके लिए भी इनकम टैक्स डिक्लेरेशन की तरह काम करेगा। उन्होंने अभी तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर ली है या जो भी इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में करनी है, द इन्वेस्टमेंट विच विल बी डन इन नियर फ्यूचर बिफोर 31 मार्च, ये उसके लिए भी काम करेगा। दैट विल वर्क फॉर दैट ऑल्सो, ताकि आपकी कंपनी जो है आपका टीडीएस आपकी डिक्लेरेशंस को ध्यान में रखते हुए काटे और जो भी आपने कंपनी को डिटेल दी है उसी के अकॉर्डिंग काटे, सो दैट योर कंपनी विल डिडक्ट योर टीडीएस एज पर योर डिक्लेरेशन. That is our purpose and sole motto, that your tax would be deducted by the company as minimum as possible as per the declaration given by you only. So let us start the detailed discussion on it. चलिए शुरू करते हैं, फिर एक बार डिटेल डिस्कशन देखते हैं कि क्या चीज़ है जो हमें कंपनी को देनी चाहिए और क्या चीज़ हमें कंपनी को नहीं देनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक्सेल शीट ही लेके चल रहा हूँ और उसके अंदर मैंने दोनों ही आमने सामने चीज़ें रख दी है। तो शुरू करते हैं। मैं देखिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ये एक्सेल शीट काम करेगी आपकी डिक्लेरेशन की तरह, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं किसी भी कंपनी में, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं, तो ये कैलकुलेशंस काम करेंगी आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में, ताकि आपको एक एस्टिमेशन हो सके कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी by the end of 31st March 2023. If you are an employee, this Excel sheet will work as a declaration form, and if you are not an employee, you are self-employed or earning income from any other sources, this Excel sheet will work for the calculation of estimated income tax liability by the year end or actual tax liability as per your income after the year end. So let us start and have a look on Excel sheet. तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार एक्सेल शीट को देखते हैं। सो दिस एक्सेल शीट विल बी यूज एज इनकम टैक्स डिक्लेरेशन एंड कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली, इधर इन एम्प्लॉयमेंट और इन बिजनेस। ये एक्सेल शीट जो है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन या कैलकुलेशन की तरह काम करेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे वो बिजनेस में हो। इनकम टैक्स की लॉगिन साइट का लिंक भी आपको दिया गया है इस एक्सेल शीट के अंदर। आप इस लिंक पे क्लिक करके सीधा इनकम टैक्स लॉगिन के मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड द लिंक टू द इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट, so that by clicking this link you would be able to log in your account in the income tax portal. We have provided both the scenario in old regime and a new regime. You may put in the figures in yellow color cell only. हमने यहाँ पे ओल्ड रेगिम और न्यू रेगिम को दोनों को ध्यान में रखते हुए ये एक्सेल शीट तैयार करी है और आपको सिर्फ और सिर्फ येलो सेल्स के अंदर डाटा फीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेट मीन्स जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो लेट्स से हम आज की डेट डालते हैं 22 December 2022. तो न्यू रेगिम विल ऑटोमेटिकली चेंज बाय इटसेल्फ बाय पुटिंग अ फॉर्मूला इन इट। देन एम्प्लॉय नेम, उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। इस शीट में मैं अपने लिए बना रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मेरा ही नाम डाल देते हैं, पंकज गुप्ता। यहाँ पे आप अपना पेन डालेंगे। हमने एक एग्जाम्पल के लिए पेन ऐसे ही डाल दिया है जो कि किसी भी पर्सन से रिलेट नहीं करता। यहाँ पे हमने प्लेस डाल दिया है किस सिटी में हम रहते हैं। We have entered our name, we have entered our PAN number, we have entered our city name, we have to enter our date of birth. Let's say my date of birth is 6th December 1988. So you have to put your date of birth into it. So by the formula your current age will be calculated automatically. Let's say you are into employment, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो हम यहाँ डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक योर सैलरी एज ₹1 लाख पर मंथ।
So we have put it the gross salary of 12 month 12 lakh rupees. New regime will automatically fill itself. You have to just put the figure in the old regime only. नए रेगिम में जितनी फिगर आनी है वो अपने आप आ जाएंगी, आपको सिर्फ ओल्ड रेगिम के अंदर येलो बॉक्स फिल करने हैं। अब हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बेसिक डिडक्शंस मिलती हैं उन्हें डिडक्शन को कंसीडर करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द डिडक्शंस गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन ओल्ड रेजिम। द मेन एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सैलरी इज HRA, which is used by most of the employees. So we have to put our salary as per the company policy or as per our salary sheet here only. We have entered the basic salary plus DA. I had taken it 50% of the gross salary. It is a normal structure in the company. If you have different structure, you will put your basic salary and DA together. Normally companies में 50% of the gross salary ली जाती है as basic salary. अगर आपकी कंपनी में कोई और स्ट्रक्चर है तो आप अपनी बेसिक सैलरी प्लस DA यहाँ पे एंटर करेंगे। अगेन HRA कंपोनेंट आपने यहाँ डालना है। अगेन यू हैव टू पुट HRA कंपोनेंट एज पर कंपनी पॉलिसी रिसीव्ड बाय यू। यहाँ पे आप अपना HRA डालेंगे जो भी आपको सैलरी शीट के हिसाब से मिला है। जनरली HRA जो है ग्रॉस सैलरी का 25% होता है, तो हमने 25% ऑफ ग्रॉस सैलरी यहाँ पे HRA ले लिया है। आप अपना एक्चुअल के हिसाब से लेंगे जो भी आपका एक्चुअल रिसीव हुआ है। जनरली HRA वुड बी 25% ऑफ द ग्रॉस सैलरी। वी हैव टेकन द सेम, सो वी हैव टेकन हियर basic salary plus D as 6 lakh rupees and HRA received as 3 lakh rupees. Then we have to enter actual rent paid to the landlord. Let's say we are paying rupees 30,000 per month to our landlord. So we will put here 30,000 per month for the annual period. हमने जितना भी actual rent दिया है और दे रहे हैं वो हम इस शीट के अंदर डालेंगे। हम मानते हैं कि हम 30,000 रुपये महीने के हिसाब से घर का किराया दे रहे हैं। हमने यहाँ पे 30,000 रुपये महीने के हिसाब से घर का किराया डाल दिया पूरे साल के लिए। अब यहाँ जो है कैलकुलेशंस अपने आप हो रही हैं और हमने कमेंट बॉक्स में सारी डिटेल भी दी है कि कैसे कैसे हमारे को चीज़ें कंसीडर करनी है। द कैलकुलेशंस विल बी ऑटोमेटिकली डन बाय द एक्सेल एज आई हैव ऑलरेडी पुट द फार्मूला इनटू इट। कमेंट्स ऑन ईच एक्सेल विल बी देयर विच विल असिस्ट यू हाउ टू फिल दिस बॉक्स। सो इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी यू हैव टू राइट मेट्रो हेयर. Metro cities are Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai. For rest of the cities, you have to write your city name or leave it blank. मेट्रो सिटी के लिए आपको यहाँ पे मेट्रो लिखना है। मेट्रो सिटी हमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता है। इसके अलावा आपको यहाँ तो अपनी सिटी का नाम लिखना है या फिर ब्लैंक छोड़ना है। फर्स्ट, HRA की एग्जम्पशन होती है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। सेकंड, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। Third, actual HRA received, whichever is lower. The basic criteria for calculating HRA is 50% of the basic salary plus DA, or actual rent paid plus 10% of the salary, or actual HRA received, whichever is lower. So we have already placed the formula. Here it comes to rupees 3 lakh as lower of the all. So 3 lakh would be allowed as a deduction from salary. Apart from that, standard deduction is there for rupees 50,000 for each and every employee. So we have also taken the same. इसके अलावा सैलरी में हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ की मिलती है, वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। सो द टोटल डिडक्शन फ्रॉम सैलरी वुड बी 3,50,000 in our case. This may be different in your case, but as per the new regime, there is no deduction allowed from the salary. We have income from salary after deduction is rupees 8,50,000 in old regime and 12 lakh in new regime. Apart from this, we have to declare our other income to our employer so that he would be able to deduct our TDS on total income. The other income includes interest from saving account, FD, NSC, accrued interest. Let's say we will put a small figure into it. So here other resource income is rupees 4,000 we have declared to our employer, and we are not, if we are not in employment, so the salary would be nil in that case. अगर हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो सैलरी नील हो जाएगी उस केस में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे को टैक्स कैलकुलेशन करने की काम आएगी। तो सेकंड इनकम आती है हमारी जो हमें डिक्लेयर करनी मैंडेटरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है एंड उसके ऊपर आपने होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। If you have self-occupied house property and interest is payable on that, so that you will be able to get the benefit of interest payable on the housing loan. Here we have also put our comment that maximum exemption allowed is rupees 2 lakh for the particular financial year. Let's say we have paid rupees 2,50,000 as a home loan interest.
If you have received any rent from the property you have rented, you have to put figures here for that property. But in new regime, you would not be able to take the benefit of the negative income of the house property. You may also declare the income to your employer if you are doing any business, although this is not a mandatory figure, but we have mentioned it here because this sheet is related to employee as well as other persons. In this, we will put the figures of our business receipt. Let's say we have received rupees 1 lakh in cash and rupees 5 lakh in bank account. So our gross profit would be 38,000 in case of business. अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश में जितना भी पैसा रिसीव हुआ है वो डालेंगे और बैंक में जितना भी पैसा रिसीव हुआ वो डालेंगे. यहाँ पे हमारा डीम्ड प्रॉफिट निकल के आया एज पर सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA, और यहाँ पे हम एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर डालेंगे जो भी हमने बिजनेस से एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है. यहाँ पे हमने रिमार्क भी दिया है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस लिखेंगे, और यदि आप किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल लिखेंगे. तो जैसे ही आप प्रोफेशनल लिखेंगे यहाँ पे डीम्ड प्रॉफिट की फिगर चेंज हो जाएगी. लेट्स सी. तो आपको प्रोफेशनल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब आपका डीम्ड प्रॉफिट जो है 38,000 रुपये से बढ़ के 3 लाख रुपये हो जाएगा. यू हैव टू राइट प्रोफेशनल हेयर टू चेक योर प्रोफेशनल डीम्ड प्रॉफिट. और आपका डीम्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट जो भी ज़्यादा होगा वो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा. फिर हमारे पास इनकम आती है कैपिटल गेन से, वो भी आपको अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करना मैंडेटरी नहीं है. दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी टू डिक्लेयर टू योर एम्प्लॉयर, बट वी हैव पुट दिस हेयर just because that you would be able to calculate your tax liability, and if there is any gap you may be able to pay the tax liability as per advance tax schedule. Otherwise you will be liable to bear the interest under section 234B and 234C. ये कॉलम आपको अपने एम्प्लॉयर को देना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप देते हैं तो वो इसके ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो भी बनेगी उसका TDS काट लेगा. बट अगर आप अपने एम्प्लॉयर को ये डाटा नहीं देते तो आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, और जितना भी TDS आपके एम्प्लॉयर ने काटा है उसको हटाने के बाद जो भी फिगर बचती है, अगर वो फिगर 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, और एडवांस टैक्स डेट के हिसाब से देना पड़ेगा. अदरवाइज़ आपके ऊपर इनकम टैक्स का ब्याज चालू हो जाएगा. यहाँ हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमारी कैपिटल गेन के अंदर कोई भी इनकम नहीं है, इसीलिए हमने इनकम टैक्स जो कि स्पेशल रेट पे टैक्सड होता है उसकी कैलकुलेशन नहीं करी. वी आर प्रिज्यूमिंग दैट वी हैव नो कैपिटल गेन फ्रॉम एनीथिंग, एंड वी हैव आल्सो नॉट कैलकुलेटेड एनी कैपिटल गेन टैक्स हियर. बाय नेटिंग ऑफ ऑल द इनकम डिडक्शंस, आवर ग्रॉस टोटल इनकम वुड बी 9,54,000 in old regime case and 15,04,000 in new regime case. Now we will deduct chapter 6A deductions from our gross total income. न्यू रेजिम के हिसाब से हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है 15,04,000, वहीं हमारी ओल्ड रेजिम के हिसाब से ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है 9,54,000. हम इसमें से फर्दर डिडक्शंस माइनस करते हैं चैप्टर 6A की और अदर डिडक्शंस जो भी हमने पे की हुई हैं, जो हमारे को अलाउड है लेना इन ओल्ड रेजिम, बट कोई भी डिडक्शन न्यू रेजिम में अलाउड नहीं है. ये सारे डिडक्शंस के नाम हैं और हमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की डिडक्शंस मिल सकती है, चाहे फिर आपने कितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया हो इन डिडक्शंस में. We will be able to get the deductions of rupees 1,50,000 maximum, subject to amount paid by us. We will be able to get the deductions of amount paid by us into the following savings, subject to maximum of rupees 1,50,000 in old regime. However, in new regime, no deduction under chapter 6 is allowed other than ATCCD2 and ATJJAA. Here, additional deduction of rupees 50,000 is available to us from our GTI under section ATCCD1B, but here again no deduction is allowed in new regime. Apart from ATC, there are other section also under which we will able to get the deduction. ATC के अलावा और भी सेक्शंस है जिसमें हमें डिडक्शंस मिल सकती है. मेडिकल इंश्योरेंस अपने लिए और अपने परिवार के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए, कोई हमने एजुकेशन लोन लिया था उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS is allowed in new regime as well as in old regime. After taking effect of all the deduction, our net income is 6,93,000 in old regime and 15,04,000 in new regime. Tax liability comes to rupees 51,100 in old regime, whereas 1,88,700 in new regime. Then we have cess 4% in both the cases. Our total tax liability is 53,144 rupees in old regime and
1,96,248 rupees in new regime. Option is that you which regime you have to opt, and you have to declare the same to your employer as well, that you would be going to opt new regime or old regime. This is all for today's video. If you have any doubt on the any point of the video, you may leave that doubt in comment. We will reply as soon as possible. Excel sheet will be provided in description box. Thank you everyone. Thank you for watching. Kindly like, share and subscribe the video. Thank you very much.